हाई एनीमे एक ऐसी वेबसाइट जिसने डिज्नी प्लस और क्रंचीरोल जैसे जायंट्स को पीछे छोड़ दिया था और वो इतना बड़ा बन गया था कि उसे तुम इस फोटो से इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि केवल एक महीने में 364 मिलियन विजिट्स हो रहे थे। जो यहीं पे ना रुका बल्कि और बढ़ता गया, जो कि टोटल 1 बिलियन विजिट्स पार कर गया। 26,000 से भी ज्यादा एनिमे टाइटल्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाए जा रहे थे। ऐसे इन्होंने इंटरनेट पे अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया था, लेकिन हर एम्पायर की तरह इसका भी एंड लिखा हुआ था। कई कंट्रीज के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने मिलकर इसके अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर एक दिन वो वेबसाइट जिसने इंटरनेट पे अपना अलग ही हुकूमत बना रखी थी, सिर्फ एक लाइन छोड़ के हमेशा के लिए गायब हो गई। It's time to say goodbye. Anime piracy era might actually be over now because पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पायरेसी वेबसाइट्स एक के बाद एक उड़ती जा रही हैं। भाई अच्छा Now, you're greeted with the message, it's time to say goodbye. पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पायरेसी वेबसाइट हाई एनीमे अब बैन। now another giant has fallen. The people behind Hi Anime, one of the world's biggest anime piracy websites, have been arrested in Vietnam after an international investigation that lasted several years. हाई एनीमे वेबसाइट बनाने वाले लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एनिमे के क्रिएटर को फाइनली And अरेस्ट it कर लिया just गया है। sucks when a good piracy website gets taken down. हाई एनीमे जो one of the largest piracy Anime sites piracy on era the might internet actually be को over ban now कर पूरी दिया दुनिया गया की है। सबसे बड़ी पायरेसी वेबसाइट्स एक के बाद एक उड़ती जा रही हैं। भाई Please इसका just सारा release सीजन it. सारा Anime एनिमे सब पायरेट कुछ करके ban देना हो है। रहा है। ये कहानी सबसे पहले एनिमे है, उसके बाद एनिमे। अब हाई एनीमे को समझने के लिए हमें उसके डाउनफॉल से नहीं बल्कि उसके शुरू से समझना होगा, क्योंकि हाई एनीमे शुरुआत से हाई एनीमे था ही नहीं। उसकी पहली आइडेंटिटी थी Zoro.to। अगर तुम पुराने एनीमे फैन हो तो ये नाम तुमने जरूर सुना होगा। उस वक्त Zoro.to इतना बड़ा बन चुका था कि एंटी पायरेसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ऑलमोस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनीमे पायरेसी वेबसाइट कह दिया था। लेकिन इसकी जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उतना ही प्रेशर बढ़ता गया। जुलाई 2023 में कॉपीराइट होल्डर्स और एंटी पायरेसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के बाद वियतनाम बेस्ड Zoro.to को शट डाउन कर दिया गया। लेकिन ये एंड नहीं था, ये सिर्फ एक नया बिगिनिंग था। वेबसाइट के ऑपरेटर समझ गए थे कि मार्केट काम कैसे करता है और उन्हें इस मार्केट में रहना कैसे है। कुछ ही वक्त में वो अपनी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं और फिर से मार्केट में वापस आते हैं और इस बार उनका नाम होता है Anywatch.to। अब ये होने के बाद सबको पता था कि ये वही वेबसाइट है जिसे बैन किया गया था, यानी कि Zoro.to। इन्होंने बस अपना नाम बदला है क्योंकि यूजर्स को ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस महसूस ही नहीं हो रहा था। सेम लेआउट, सेम स्टाइल, सेम सर्विस प्रोवाइडर, सेम वॉच लिस्ट और इवन उन्होंने तो लोगों के अकाउंट्स को बचा के रखा हुआ था। उनकी व्यूइंग हिस्ट्री बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी जैसे कि Zoro.to में थी, इसलिए सब जान गए थे कि ये वही वेबसाइट है। वो बस भीड़ में अपना चेहरा बदल के आए हैं। अब ये होने के बाद अथॉरिटीज बिल्कुल रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया था, वो एनीवॉच को भी हटाएंगे। इसलिए वो जाते हैं यूएसए के पास। यूएसए में एक अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती है। वो लोग उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वेबसाइट को बंद करवाना है, तो फिर आप इसे अपनी लिस्ट में डाल दो और हमारी मदद करो। और ये होने के बाद वो उसे अपनी नोटोरियस मार्केट लिस्ट में डाल देते हैं। अब ये लिस्ट में वो सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे इलीगल तरीके से किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइटेड कंटेंट को सेल करा जाता है। अब इन्वेस्टिगेटर्स भी जानते थे कि ये वही वेबसाइट है जिसे हमने अभी बंद करा था, लेकिन वो भी कहते हैं कि नाम बदल लिया तो फिर क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन अभी बदला नहीं है। अब एनीवॉच के ऑपरेटर्स पे प्रेशर दोबारा बढ़ने लगा और उन्होंने एक और डिसीजन लिया। मार्च 2024 में वेबसाइट ने अपनी तीसरी और फाइनल आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लिया और इस बार उनका नाम था हाई एनीमे। नोट करना, ये कोई रीब्रांडिंग नहीं थी, ये इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करने की एक और कोशिश थी, क्योंकि एनीवॉच बंद नहीं हुई थी। उन्होंने उसे चलते रहने दिया और इन्वेस्टिगेटर को उस पर ही फोकस करने दिया। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने हाई एनीमे को भी ला दिया था, जो पूरा ही नया था। अब फ्रेश स्टार्ट के साथ ये प्लान काम भी कर गया, क्योंकि एनीवॉच हर वक्त इन्वेस्टिगेशन में था, क्योंकि यूजर्स के डेटा को ट्रैक करा जा रहा था, ये देखने के लिए कि आखिर इनका मेन सर्वर है कहाँ पे। बट वो करना मुश्किल था और अगर वो उन्हें बंद कर भी देते तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि हाई एनीमे तो चल ही रहा था और इसकी सर्विस इतनी अच्छी थी कि इस वेबसाइट की पॉपुलैरिटी लिटरली एक्सप्लोड कर गई। बट जैसे ही हाई एनीमे पॉपुलर हो रहा था फॉर द बेस्ट सर्विस, अगस्त 2024 में एक और मेजर पायरेसी वेबसाइट बंद पड़ जाती है और वो थी एनीवेव। अभी साइट गिर जाने के बाद से बहुत बड़ा चेंज आता है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने हाई एनीमे को और भी बड़ा बना दिया। एनीवेव के मिलियंस ऑफ यूजर्स सीधा हाई एनीमे पे शिफ्ट कर गए, जिससे अक्टूबर 2024 तक हाई एनीमे ने अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड अचीव कर लिया और हर महीने 364 मिलियन विजिट्स रिकॉर्ड करे। कुछ टाइम के लिए हाई
एनिमे का वेब ट्रैफिक क्रंचीरोल और डिज्नी प्लस से कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि सितंबर 2024 यानी कि एक महीने को पहले हाई एनिमे के पास लगभग 302 मिलियन मंथली विजिट्स आ रहे थे, और सिर्फ एक महीने बाद जब एनिमे बंद हो चुका था तो ये नंबर बढ़कर 364 मिलियन हो गए थे। यानी सिर्फ 30 दिन के अंदर करोड़ों नए विजिटर्स आने लगे थे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 के बीच वेबसाइट पर ऑलमोस्ट 1 बिलियन विजिट्स रिकॉर्ड करे गए थे। ये एक ग्लोबल फेनोमेना बन चुकी थी। इसके अराउंड 40% विजिटर्स यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे थे और लगभग 25% ट्रैफिक इंडिया से। यानी दुनिया भर के एनिमे फैंस के लिए हाई एनिमे ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म बन चुका था। लेकिन एक और चीज थी जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, ऐसी वेबसाइट चैरिटी पे नहीं चलती। हाई एनिमे कम्प्लीटली फ्री था, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं बन रहे थे। इसका पूरा बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू पर बेस्ड था, जहाँ पे बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 2020 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच इस नेटवर्क ने इलीगल एडवर्टाइजिंग से अप्रोक्सीमेटली 12.85 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए थे, यानी रफली 4.1 बिलियन जापानीज येन। और इसके साथ हाई एनिमे एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका था। अब जितना बड़ा हाई एनिमे होता जा रहा था, उसके पास प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। एक वेबसाइट जो हर महीने 100 ऑफ मिलियंस यूजर अट्रैक्ट कर रही हो, वो सिर्फ एनिमे इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी कंसर्न बन जाती है। और एग्जैक्टली वही हुआ। हाई एनिमे का नाम यूरोपियन कमीशन की काउंटरफीट और पायरेसी वॉच लिस्ट में आ गया। उसके बाद लगातार दूसरे साल यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR ने भी इसे अपनी नोटोरियस मार्केट लिस्ट में डाल दिया। ये ऑफिशियल एक इंटरनेशनल टारगेट बन चुकी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसे शुरुआत में सिर्फ कॉपीराइट इन्फोर्समेंट का केस था। अथॉरिटीज बस इलीगल कंटेंट को रिमूव करना चाहती थी, मगर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उन्हें समझ आ गया था उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा है। और ये वही मोमेंट था जब इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली चेंज हो गई। अब ऑब्जेक्टिव वेबसाइट को बंद करना नहीं था, ऑब्जेक्टिव था वेबसाइट के पीछे बैठे इन लोगों को पकड़ना। और उसके लिए दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल एंटी पायरेसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साथ आना पड़ा। सबसे पहले थी द अलायंस फॉर क्रिएटिविटी एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि ACE। अगर तुमने कभी पायरेसी के अगेंस्ट कोई मेजर ऑपरेशन देखा है तो चांसेस है कि ACE उसके पीछे हो, क्योंकि ये वही काम करती है। ये मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अंडर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एंटी पायरेसी कोलिएशन है। इसमें डिज्नी, नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रोस, सोनी, एप्पल टीवी और 50 से भी ज्यादा मेजर एंटरटेनमेंट कंपनी शामिल है। इनका काम सिर्फ वेबसाइट को रिमूव करना नहीं होता, इनका काम होता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, ऑपरेटर्स की आइडेंटिटीज को ट्रेस करना और एविडेंस को गैदर करना। लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए अब दूसरा प्लेयर एंटर करता है, यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि HSI। और उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी आती है। ये एजेंसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रेस कर रही थी, मनी ट्रेल को फॉलो कर रही थी और फेक आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर रही थी। और ये सब 1 या 2 महीने का ऑपरेशन नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन कई सालों तक क्वाइटली चल रही थी। हर डिजिटल फुटप्रिंट, हर ट्रांजेक्शन, हर कनेक्शन, सब पे नजर रखी जा रही थी। अब ये सब करने के बाद उन्हें एक सक्सेस मिलती है, जिससे उन्हें फाइनली पता चलता है कि वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट हो रही है, और वो था वियतनाम। अब जैसे ये सब पता चलता है तो वो बात करते हैं वियतनाम की गवर्नमेंट और एजेंसीज से। वियतनाम की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी स्पेसिफिकली 2 डिपार्टमेंट्स को इस काम का जिम्मा सौंपती है, जो थी C03 इकोनॉमिक क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और A05 डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड हाईटेक क्राइम प्रिवेंशन। और फिर शुरू होता है फाइनल फेज। Largest anime pirate site has officially went offline. अथॉरिटीज ने ऑफिशियली कहा कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव था ऑनलाइन इलीगली अपलोडेड फिल्म्स के थ्रू कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट और उनके ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई करना। सिंपल वर्ड्स में अथॉरिटीज इतना टाइम जानबूझ के ले रही थी क्योंकि वो जाल धीरे धीरे बुन रही थी, वो भी उन्हीं के पास बैठ के, और ऑपरेटर्स को इसका अंदाजा भी नहीं था। फिर 13 मार्च 2026 को बिना किसी वार्निंग के हाई एनिमे सडनली ऑफलाइन हो गया। लोग वेबसाइट खोलते हैं और सामने सिर्फ एक वाइट पेज दिखाई देता है, ना एनिमे, ना होम पेज, ना सर्च बार, सिर्फ एक सेंटेंस, इट्स टाइम टू से गुड बाय। क्या ये टेम्पररी शटडाउन है या फिर एक और Zoro.to जैसा कमबैक होने वाला है? शुरू में वेबसाइट की डिस्कॉर्ड मॉडरेटर्स ने भी यूजर्स की होप जिंदा रखी हुई थी कि वेबसाइट वापस आ जाएगी। उन्होंने हिंट दिया कि शायद वेबसाइट किसी नए नाम से वापस आ सकती है, और ऑनेस्टली अगर तुम पीछे मुड़ के देखो तो फिर यही इम्पॉसिबल लगता भी नहीं है। तो लोग नेचुरली एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शायद इस बार भी वही होगा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, फिर लगभग 80 दिन तक वेबसाइट कम्प्लीटली साइलेंट रही। और उसके बाद डिस्कॉर्ड स्टाफ ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया उनके वेबसाइट टीम से कॉन्टेक्ट हट चुका है। सारे मेजर अकाउंट, सारे नेटवर्क या तो डिलीट कर दिए गए या परमानेंटली रिमूव हो चुके हैं। अब सबको समझ आ गया था कि ये टेम्पररी डिसअपीयरेंस नहीं था, दिस वाज द एंड। लगभग 4 महीने तक
इंटरनेट सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, हाई एनिमे के साथ हुआ क्या? फिर जाकर हमें जवाब मिला 2 जुलाई 2026 को वियतनाम की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने हाई एनिमे पायरेसी नेटवर्क के पीछे काम करने वाले 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अब ये सिर्फ वेबसाइट के एडमिन्स नहीं थे, अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ये पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड थे, बट उनके खिलाफ सिर्फ एक चार्ज नहीं लगाया गया था, उन पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए थे। और जब इन्वेस्टिगेशन की डिटेल सामने आई तब लोगों को समझ आया कि ऑपरेशन कितना बड़ा था। अथॉरिटीज के मुताबिक ये ग्रुप सिर्फ हाई एंड में ऑपरेट ही नहीं कर रहा था, ये लोग 100 से भी ज्यादा पायरेसी वेबसाइट से कनेक्टेड थे, 100 से भी ज्यादा। ये चीज मेरा दिमाग हिला के रख देती है क्योंकि वो दिस इज इनसेन। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी इसका स्केल। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 2020 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से इन्होंने अप्रोक्सीमेटली $12.85 मिलियन कमाए थे। ये एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल था। अथॉरिटीज ने 60 सस्पेक्ट में 4 कोर मेंबर्स को इमीडिएटली डिटेन कर दिया, बाकी 3 को हाउस अरेस्ट कर लिया। अब उन सबको पोटेंशियली सालों की प्रिजन सेंटेंस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन क्या हाई एनिमे की स्टोरी सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाती है? क्योंकि इस ऑपरेशन ने सिर्फ एक वेबसाइट को बंद नहीं किया, इसने इंटरनेट को एक मैसेज दिया कि ऑनलाइन एनोनिमिटी उतनी एनोनिमस नहीं लगती जितनी हम सोचते हैं। कई सालों तक ऑपरेटर्स को लगता रहा कि वो सिर्फ डोमेन नेम से चेंज करके बच रहे हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा साइड भी है। अगर हाई एनिमे इतना सक्सेसफुल था तो फिर क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग फ्री चीजें पसंद करते हैं? जब भी एक पायरेसी वेबसाइट बंद होती है तो कुछ ही दिनों बाद एक नई वेबसाइट जन्म ले लेती है, क्योंकि डिमांड अब भी वही है। लोग एनिमे देखना बंद नहीं करते, बस प्लेटफॉर्म बदल देते हैं। इसीलिए हाई एनिमे की स्टोरी इतनी बड़ी बनी। ये एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और उस गैप की स्टोरी है जो लीगल सर्विस और ऑडियंस के बीच आज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वेबसाइट को बंद किया जा सकता है लेकिन उन रीजंस को नहीं जो उन्हें जन्म देते हैं।